हाय, दिस इज हरीश और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी सीए इंटर के एग्जाम्स में एक 5 मार्क के क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। आज उसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारे तो नहीं बट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिस वाली बात हो जाएगी। ऑल्सो ये अगर कोई जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए देखेगा तो भी एप्लीकेबल है, बिकॉज इस चैप्टर में जनवरी 25 वाले अटेम्प्ट के हिसाब से कोई भी अमेंडमेंट आई नहीं है। तो सितंबर 24 के लिए भी एप्लीकेबल है और जैन 25 के लिए एप्लीकेबल है। स्टार्ट करते हैं। ये सामने को मेरे कुछ एमसीक्यूज है, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए। ये सीए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ही कुछ एक एमसीक्यूज बनाए हुए थे, तो एसएम के अंदर का ही मैं मॉड्यूल के अंदर का ही ये क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूँ। सबसे पहला, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल, ध्यान देना, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इवन दो उसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो भाई साहब कब वो एलिजिबल नहीं होगा इवन दो टर्नओवर लिमिट के अंदर है? पहला केस, की फीस ट्रेडिंग इन पान मसाला। देखो, पान मसाला में ट्रेडिंग करना ठीक बात है, मतलब एलिजिबल है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरेटेड वाटर्स, ये फॉल्टी अमाउंट है, ये फॉल्टी काम है, बिकॉज वो 8 नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, तो इस वजह से प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। हम लोग को पूछा है कब नॉट एलिजिबल होगा, सो करेक्ट आंसर इज वो यहाँ पे नॉट एलिजिबल हो जाएगा। बाकी चीजों में वो एलिजिबल है। रिसीविंग इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई, देखो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना मना है, अगर आप कॉम्पोजिशन में आ जाते हो तो इंटरस्टेट इनवर्ड करोगे तो चलेगा, एलिजिबल है। मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम गुड्स सप्लाई कर सकते हो, बस गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी वो आपको सप्लाई नहीं करने चाहिए। तो ए सी डी ये सब कुछ एलिजिबिलिटी वाली बात है, बट बी के अंदर जो बात है उससे आप बन जाओगे इन एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो 8 नोटिफाइड गुड्स में से किसी एक गुड्स की। नॉट एलिजिबल पूछा है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अलादीन इलेक्ट्रॉनिक्स इज एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई, अच्छी बात है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है एयर कंडीशनर का, मतलब गुड्स की इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, एंड हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹90 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। चलेगा, क्योंकि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम गुड्स की चाहिए तो आपका टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ या 75 lakhs तक होना चाहिए, अगर आपका एक भी ब्रांच वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, मस्ताना वाले स्टेट्स। In the current financial year, it wishes to opt for composition scheme 10(1), 10(2) वाली, वही मिलेगी उसको गुड्स वाली। It will start providing repairing of air conditioner वाली सर्विस फ्रॉम 1 April इन द करंट फाइनेंशियल। तो देखो वो रिपेयरिंग का भी काम चालू कर रहा है, रिपेयरिंग का काम मतलब वो एक सर्विस देने वाला है, रिपेयरिंग वाली सर्विस। अलादीन इलेक्ट्रॉनिक्स कैन प्रोवाइड सर्विसेज, तो जब भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स में आते हो तो आपको सर्विसेज एक लिमिटेड अमाउंट की ही देनी है। वो लिमिटेड अमाउंट की सर्विसेज कंप्यूट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 90 lakhs का एग्रीगेट टर्नओवर है, अज्यूम करते हैं इसका कोई भी और स्टेट में कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं है, तो जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर है क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट का है तो वही बन जाएगा उसका टर्नओवर इन स्टेट। और टर्नओवर इन स्टेट कब का लेना है हमको? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उसका 10%। तो यहाँ पे मेरे पास में 90 lakhs का टर्नओवर इन स्टेट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उसका 10%। ये मेरे पास में एक वैल्यू होता है और दूसरा वैल्यू होता है ₹5 lakhs। ठीक है, 90 लाख का 10% करूंगा तो मेरा आंसर बनता है ₹9 lakhs। तो ऑप्शन एक, या तो 9 lakhs या 5 lakhs, दोनों में से विच एवर इज हायर। तो मेरी राय में करेक्ट आंसर बनना चाहिए 9 lakhs, 90 लाख का 10% लेकर के। देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका आंसर बैठेगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये सब इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में से है। क्वेश्चन नंबर 37, Dhakar Enterprises has undertaken an intra-state supply of taxable goods। तो देखो इंट्रा कर रहा है, अच्छी बात है, इंट्रा स्टेट कर रहा है टैक्सेबल गुड्स का। CGST एंड UTGST, ध्यान देना UTGST की बात की गई है, विल बी पेएबल ऑन द सेड सप्लाई प्रोवाइडेड द सप्लाई इज मेड विद इन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो पहले वाले चैप्टर से ध्यान देना है। दिल्ली इज नॉट, दिल्ली एक्चुअली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हम लोग ने जीएसटी में इसको बोला है डीम्ड स्टेट, तो इसको स्टेट करार दिया है। सिमिलर लाइंस पे लद्दाख भी डीम्ड स्टेट है और JNK भी डीम्ड स्टेट है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, पुडुचेरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पुडुचेरी इज डीम्ड स्टेट। तो A, B
डी, ये डीम्ड स्टेट है। लद्दाख इज प्योरली अ यूनियन टेरिटरी, और अगर लद्दाख के अंदर आपने सप्लाई किया हुआ है तो ये लोग पूछ रहे हैं सप्लाई इज मेड विद इन, तो अगर आपने लद्दाख के अंदर ही सप्लाई किया हुआ है तो CGST प्लस UT GST लगेगा। तो करेक्ट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी प्योरली, देयरफॉर फाइनल आंसर यहाँ पे बनता है सी, PDC। PDC, ठीक है। ये सी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का MCQ है। इसके अलावा मैंने कुछ लिख करके लिखा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 और 10 ये कुछ एग्रीगेट टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर वाले सम्स पे भी ध्यान देना चाहिए। Zafar of Assam provides the following information of the previous year 18-19. You are required to calculate the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme. तो देखो eligibility of composition scheme डिपेंड करती है preceding financial year के aggregate turnover पे, एंड आपको वो डिटरमाइन करके बताना है कि ये एलिजिबल है कि नहीं है। अब पहली बात, ये आपको स्टेट जो बताया है आसाम, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, ये नॉर्मल है। और अगर नॉर्मल है तो इसके लिए लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1.5 करोड़ की। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है तो ये एलिजिबल हो जाएगा। अब आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आपको लेना है, आंसर इज यस। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं आउटवर्ड में, मतलब ऑफ द अबाउट 10 लाख वाज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब मेरी बात सुनो, आपने मेरा रिवीजन वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो मैं अभी यहीं से बता देता हूँ कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते थे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं करना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में करते थे तो चलेगा। तो 10,50,000 में इंक्लूडेड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक 50 लाख का वैल्यू लेना है। दूसरा, एग्जाम सप्लाईज किया था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दिस इंक्लूड्स 30 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा जी ये आपको इंटरेस्ट में, ये एक एग्जाम सर्विसेज है जो आपको नहीं लेनी है, बाकी सब एग्जाम लेना होता है, सिर्फ ये नहीं लेना है। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन वाला सर्विस, ठीक है। तो ये 30 लाख का अमाउंट मुझे नहीं लेना है, तो मेरे को 70 लाख में से माइनस करना है 30, ओके। और फाइनली मेरे को जो आउटर कॉलम में आएगा दैट इज मेरे को 40 लाख लेना है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है कि आप टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाई नहीं लेते हो। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अरे रिवर्स चार्ज क्या हो, फॉरवर्ड चार्ज हो। अगर आपकी इनवर्ड सप्लाई है तो वो आपको कभी भी नहीं लेनी है, तो मेरे लिए ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, अगेन एक्सपोर्ट भी एक तरीके का इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, लेकिन अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट वगैरह भी करते थे तो चलेगा, वो भी आपको लेना है। तो मेरे को ये वाला अमाउंट भी डेफिनेटली कंसिडर करना है, तो ये 5 लाख भी मैं ले लूंगा। 50 प्लस 40 90 एंड 90 प्लस 5 95, 95 लाख है इसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। हालांकि आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है, और क्योंकि आपका टर्नओवर सिर्फ 95 लाख है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो जो जफर नाम का ये व्यक्ति है आसाम का, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? आंसर इज यस, ठीक है। ये रहा आपके सामने आंसर, 95 lakhs, ठीक है। Is he eligible to opt for composition scheme? Yes, Zafar is eligible to opt for composition scheme since उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। अब ट्रिविया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नहीं था बट मैं आपको बता देता हूँ, ये पुराना वाला क्वेश्चन है तो इसमें उन लोग ने ड्राफ्ट किया नहीं था। अब नए प्रोविजंस भी आ गए हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आए हैं तो आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, बट सर्विसेज थोड़ी लिमिट तक ही दे सकते हैं। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन स्टेट होता है, टर्नओवर इन स्टेट ऑफ कब का? ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका आपको लेना है 10% या फिर ₹5 लाख। तो देखो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जफर का एक ही आसाम के अंदर ही ब्रांच है और कुछ नहीं है, तो जो आसाम का उसका एग्रीगेट टर्नओवर है वही उसका टर्नओवर इन स्टेट भी बन जाएगा। तो 95 लाख का जैसे ही आप 10% लेंगे आंसर आएगा 9,50,000। तो 9,50,000 या फिर 5 लाख, दोनों में से विच एवर इज हायर, इतनी सर्विसेज आप दे सकते हो। मतलब इस केस में 9,50,000 की सर्विसेज दे सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद में। कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है, आंसर इज यस। सर्विसेज कितनी देनी है? मैक्सिमम 9.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और एक क्वेश्चन। ये है
अगेन सॉल्विंग यही वाला है। मिस्टर लामा ऑफ मणिपुर, अब यहाँ पे ध्यान देना, मणिपुर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है इसके लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। और मणिपुर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो इसके लिए अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई होती है 75 lakhs। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उसके बेसिस पे ही मेरे को फाइंड आउट करना है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम एंड यू विल आल्सो हैव टू डिटरमाइन वेदर वो एलिजिबल है कि नहीं है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, क्या ये लेना है? आंसर इज यस। 10 लाख का इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन था, तो भाई साहब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड करते तो चलेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में मत करना। तो इसमें हम लोग को पूरा 75 lakhs लेना है, इररिस्पेक्टिव कि उसमें 10 लाख इंटर स्टेट आउटवर्ड भी है। अगर वो भी होगा तो भी हमको वो कंसिडर कर लेना चाहिए। एग्जाम सप्लाईज आपको सारी ले लेनी है, लेकिन सिर्फ ऐसी एग्जाम सप्लाई आपको नहीं लेनी होती जो कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली है। तो यहाँ पे भी मैं 70 में से 30 माइनस कर देता हूँ। आउटर कॉलम में मैं लेके जाऊंगा ओनली 40 lakhs। ये मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। इनवर्ट सप्लाई मुझे कंसिडर नहीं करनी होती है, फिर चाहे वो आरसीएम में टैक्सेबल हो या एफसीएम में। मेरी इनवर्ट सप्लाई मेरे टर्नओवर में नहीं आ सकती एंड देयरफॉर 15 लाख का अमाउंट मुझे नहीं लेना है। एक्सपोर्ट का अमाउंट मेरे को ले लेना होता है, एक्सपोर्ट का मेरा 7 lakhs का है और एक्सपोर्ट जोड़ने से मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 75 + 40 और 15, 115 और ₹7 lakhs और जोड़ दो तो 122 आएगा। ओके, 1 crore 22 lakhs। भाई साहब इस व्यक्ति को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकती है क्योंकि मणिपुर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और वहां पे ले अगर आपकी ब्रांच लोकेटेड है तो आपको 75 lakhs की थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई होती है कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली 10-1, 10-2 की। और क्योंकि आपका टर्नओवर 1 crore 22 लाख है, 75 lakhs के ऊपर चला गया है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है। सर कितनी सर्विसेज दे सकते हैं? अरे अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में ही नहीं आ पाओगे तो आप कितनी सर्विस दोगे? इस केस में सर्विस का आंसर कंप्यूट करना व्यर्थ है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर 1 crore 22 lakh, एंड इन दिस केस ही इज नॉट एलिजिबल, येलो। लामा वुड स्टिल नॉट बी एलिजिबल। दिस वाज इट। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ थियरी टाइप के क्वेश्चन है, मैंने कुछ डेटा लिख करके देखा, हम लोग अकॉर्डिंगली इस पे पहुंच करके कर लेंगे। एक ये राजू वाला क्वेश्चन है, ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। नवंबर 2022 में 4 मार्क का पूछा था। राजू इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, खत्म। यहीं पे मेरे को पता चल जाता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स तो वो 8 स्पेसिफाइड कैटेगरी गुड्स है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग व्यक्ति ने नहीं करनी चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो मेरा एक प्री नोटेशन दिमाग में है। कहाँ पे कर रहा है ये काम? केरला में। केरला तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है भी नहीं, कोई बात नहीं। He started his activity in the month of April 2022 and he deals only in intra-state supply. उसका टैक्स कंसल्टेंट बोल रहा है कि advise him to register under composition levy as Raju's turnover is expected to be below 1 crore. Briefly discuss the relevant provisions. ये वो उसका टैक्स कंसल्टेंट एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। राजू को टैक्स कंसल्टेंट चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स करते हो, जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स नोटिफाइड गुड्स है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी ही नहीं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। तो वो बेवकूफ बोल रहा है कि टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे, उसे क्या करना है? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फ्लाई ऐश ब्रिक्स आगे देखो, येलो, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इवन दो उसका एग्रीगेट टर्नओवर नील क्यों ना हो। ओके, तो दिस वाज वन सिंपल टाइप का क्वेश्चन। ये नवंबर 2022 में 4 मार्क का पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पे ये एक अमेंडमेंट के तौर पे आया था। ये प्रोविजन तभी न्यूली इंट्रोड्यूस था बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, इसीलिए 4 मार्क का वजन दिया है। तो समझना ये 4 मार्क का वजन अमेंडमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट मेरे पास में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में है 13, 14, 31, 21। 13, गिनी एंड जॉनी इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर्स। भाई ये एग्जाम क्वेश्चन है, मई 2018 में पूछा गया है। ओके, एग्जाम क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म है इंटीरियर डेकोरेटर्स का। देखो ये बात आप समझ लो, इंटीरियर डेकोरेटर्स मतलब सर्विसेज का इनका काम है। ओके, एंड दे ऑल्सो आर रनिंग अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम। तब रेडीमेड गारमेंट शोरूम मतलब गुड्स हो गया। Turnover of the showroom is 1 crore 30 lakhs and receipts from interior decorator service was 22 lakhs in the preceding financial year. Game over. आपका preceding financial year का turnover 130 plus 22 बन जाता है 1 crore 52 lakhs, ठीक है। और ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल ईयर में, ये PFY का है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे हिसाब से कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। लेना होता तो चलो एक बार के लिए हम लोग इसको कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली दे देते 10-1 एंड 10-2,
बट क्योंकि टर्नओवर ही 1.5 करोड़ के ऊपर है तो इसको कॉम्पोजिशन स्कीम हम लोग नहीं दे सकते। कोई स्टेट बोला नहीं है, अगर अज्यूम करते स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं, नॉर्मल में तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि 1.5 करोड़ के ऊपर है। विद रेफरेंस टू दी अबव प्रोविजंस एग्जामिन वेदर फर्म कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आंसर इज नो, क्योंकि टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। Will your answer change if the turnover of the showroom was 120 lakhs and interior decorator service is only 22 lakhs in the preceding financial year? Answer is yes। तब हम लोग बोलेंगे कि इसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है। yes मतलब अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, क्योंकि 120 और 22 को जब आप जोड़ोगे तो गणित के हिसाब से आंसर आएगा 142, दैट इज 142 lakhs मतलब 1 करोड़ 42 lakhs, ठीक है, 1.42 करोड़ जो भी आप बोल दो उसको, आप ऐसे भी बोल सकते हो ऐसे भी बोल सकते हो, 1 करोड़ 42 lakhs। और क्योंकि ये 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख से कम है, लिमिट के अंदर है, देयरफॉर वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। इफ यस देन अप टू व्हाट अमाउंट द सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। तो देखो कॉम्पोजिशन स्कीम आपको दी जा रही है गुड्स वाली, पर ध्यान देना चाहिए अगर आप गुड्स वाली कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हो तो आपको सर्विसेज करंट फाइनेंशियल ईयर में एक लिमिट के अंदर ही देनी है। लिमिट होती है, अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आपको याद आ ही गया होगा और आपका एग्जाम भी है, तो 1.5 करोड़ सॉरी और टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसका 10% या फिर ₹5 lakhs। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अभी ग्रीन वाले के हिसाब से हम लोग आंसर दे रहे हैं, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट अज्यूम करते हैं जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर है वही उसका टर्नओवर इन स्टेट है, क्योंकि बिजनेस एक स्टेट में ही हो रहा है। तो 1 करोड़ 42 lakhs है, इसका 10% निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 14 लाख। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14,20,000 आएगा, और दूसरा लिमिट होता है 5 लाख रुपया। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो जाहिर सी बात है ये इतनी सर्विस दे सकता है 14,20,000 की, ठीक है। 1 करोड़ 42 lakhs का 10% ये। लास्ट, ऑल्सो डिस्कस वेदर इट इज पॉसिबल फॉर जिनी एंड जॉनी टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम। ये बेवकूफ है, ऐसा बोल रहा है कि मुझे अगर मेरे एक पैन पे 2 अलग अलग जीएसटीएन नंबर है तो दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है, बट ऐसा ये नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम आपको पैन वाइज बेसिस पे मिलता है। तो पैन में आपके जितने भी जीएसटीएन नंबर है सबको यूनिफॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। यू कैन हैव अ कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द जीएसटीएन नंबर्स रजिस्टर्ड ऑन द सेम पैन। तो एक पैन पे उसका शोरूम भी है और एक पैन पे उसका रिटेल वाला वो सर्विस वाला जो भी है, बट दोनों को यूनिफॉर्मली लेना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मुझे खाली शोरूम के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप देख लीजिए पहला आंसर, इसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी क्योंकि 1 करोड़ 52 lakhs लिमिट से ज्यादा उसका टर्नओवर है। दूसरे केस में ही कैन ऑप्ट क्योंकि उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर ही है, दैट इज 142 lakhs, 142 lakhs, 1 करोड़ 42 lakhs। कितनी सर्विस दे सकता है, हमने कंप्यूट किया था 14.2 lakhs की, इसका 142 का 10% या फिर 5 lakhs whichever is higher। क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम्स खाली शोरूम के लिए ले सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको यूनिफॉर्मली ऑप्ट करना है फॉर कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये एग्जाम का 5 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मेसर्स हैंडसम एंड लाइक मी कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है मुंबई में। इट इज रनिंग अ मोबाइल फोन शोरूम, अगेन मोबाइल फोन का शोरूम है। अलॉन्ग विद द मोबाइल फोन शोरूम इट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस। तो देखो ये गुड्स है, ये मोबाइल फोन का शोरूम इन लोग खोल रहे हैं, मतलब इनके पास में कुछ गुड्स का काम है। और दूसरा ये लोग हेल्थ केयर सर्विस भी दे रहे हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, सॉरी हेल्थ केयर नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस मतलब वो जिमिंग वाला काम है, ठीक है, जिमिंग, योगा और वो सब कुछ। टर्नओवर ऑफ द मोबाइल शोरूम इज 128 lakhs और receipts of health and fitness center is 26 lakhs। गुड्स में से 128 आया और फिटनेस में से 26 आया, गणित लगाओगे तो आपका आंसर बनेगा 1 करोड़ 54। 1 करोड़ 54 बनता है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर कॉम्पोजिशन, आंसर इज नो, क्योंकि 1.5 करोड़ की लिमिट अप्लाई अगर होगी तो आपका 1.5 करोड़ से भी ऊपर चला गया। ये मुंबई में ये लोग कर रहे हैं, मुंबई तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, मतलब महाराष्ट्र वो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। ऐसे केस में लिमिट 1.5 करोड़ की है, लेकिन ये 1.5 करोड़ के ऊपर चले गया, इनका टोटल जो बनता है वो 154 बनता है, 1.5 करोड़ के ऊपर है। Will your answer change if the turnover of mobile phone showroom was 74 and fitness का था 18? 74 plus 18
तो ये लगभग आपका 80, 74 और 10, 84, 84, 94, 92 के आसपास बैठेगा, और 92 के आसपास बैठ रहा है 92 lakhs, तो ये 1.5 करोड़ के अंदर है। ऐसे केस में दे आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इफ मेसर्स हैंडसम एंड लाइकमी कंपनी ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अगेन वही बात, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर देयर मोबाइल शोरूम एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, कैन इट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली फॉर मोबाइल शोरूम? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। अभी हमने देखा कि ये होना चाहिए यूनिफॉर्म डिसीजन। ओके, तो आप देखो यार, ये आरटीपी का क्वेश्चन था, आरटीपी 2018, और इसको ये लोग ने एग्जाम में पूछा मई 2018, तो ये आरटीपी में बाद में आया है। हाँ, आरटीपी में बाद में आया है, एग्जाम में पहले आ गया था। सिमिलर क्वेश्चन लोग ने आरटीपी में डाल दिया। वजनदार है भाई साहब, पूछ कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, ये पूरी बात अपनी डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट यू गॉट सम मोर क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन 31 और 21 देखना है। मैंने कुछ मार्किंग करके रखी हुई है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के रखे, 31 एंड 21। हाँ जी, 31, अरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, आरटीपी 2019 का है, नॉट येट एक्सप्लोर्ड इन एग्जाम्स, तो ये आपके साथ में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं इसको। एग्जामिन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान देना, ये अलग अलग केसेस है। ओके, इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर कंसेशनल टैक्स पेमेंट विद एनी ऑफ दी सप्लायर्स वेर एवर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कंसेशनल वगैरह, कॉम्पोजिशन स्कीम ही है आपके। देवलोक एक रजिस्टर्ड डीलर है, डीलिंग इन इंट्रा स्टेट, एंड ही इज ट्रेडर, ट्रेडिंग करता है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, तो फिर जयपुर के लिए नॉर्मल लिमिट हो जाएगी। दूसरी बात, इनको लेना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की, तो कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की लेना है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कहाँ पे लोकेटेड है भाई साहब? जयपुर में, जो कि नॉर्मल वाली कैटेगरी में आ जाता है। ये लोग बोल रहे हैं कि उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1,30,00,000 है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और करंट फाइनेंस, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग की सर्विस। तो देखो, रिपेयरिंग की सर्विस देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बात तो, क्योंकि आपका टर्नओवर लिमिट के अंदर है, 1.5 करोड़ के अंदर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो ऐसे केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ तो सकते हो, लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो आप सर्विसेज जो भी है वो लिमिट के अंदर ही दे सकते हो। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो भी टर्नओवर इन स्टेट होता है, अज्यूम करते ये एग्रीगेट टर्नओवर ही उसका टर्नओवर इन स्टेट है 130, इसका 10% ले लो तो आंसर आएगा 13 लाख। 13 लाख या फिर 5 लाख, दोनों में से विच एवर इज हायर। तो कितनी सर्विस दे सकता है भाई साहब करंट फाइनेंशियल ईयर में? करंट फाइनेंशियल ईयर में उसने ये स्टार्ट किया है, तो वो 13 लाख रुपए की रिपेयर वाली सर्विस दे सकता है। पहला सवाल, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी? यस। दूसरा, अगर मिलेगी कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली तो सर्विस कितनी दे सकता है? 13 लाख की। दूसरा, नारायण एंड सन्स रजिस्टर्ड है एंड दे आर रनिंग खाना खजाना रेस्टोरेंट। देखो, रेस्टोरेंट वाले को भी ना पहली बात तो कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली मिल जाती है। नियर सिटी पैलेस इन जयपुर, अगेन जयपुर एक नॉर्मल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उनका टर्नओवर 140 लाख था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो लिमिट के अंदर है। जयपुर के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है, और क्योंकि रेस्टोरेंट वाला है तो इनको वो कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली मिल जाती है। In current financial year, it has also started dealing in intrastate supply of beverages. तो देखो, आप गुड्स वगैरह, बेवरेजेस मतलब आप गुड्स देना चाहते हो, तो गुड्स देना चाहते हो तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, चलेगा। ओके, और बेवरेजेस अगर पैक, देखो अब यहाँ पे डिबेटेबल पॉइंट है ये। बेवरेजेस अगर पैकेट फूड आइटम्स की तरह, जैसे वो कॉफी, वो अमूल का वो सब, अमूल मिल्क और कॉफी फ्लेवर्ड वाला मिल्क वगैरह रहता है, तो वो अगर एक सील्ड कैन में, कंटेनर में होगा, फॉर एग्जांपल पार्ले जी का जो बिस्किट होता है, या जो भी कोका कोला की बॉटल होती है, या बेवरेजेस की सील्ड वाली बॉटल होगी, वो जनरल स्टोर में अगर बेचा जाता है तो उसको गुड्स माना जाता है। बट अगर आपका रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में आप कॉफी बना के टेबल पे, डाइनिंग पे जो भी आते हैं उनको कॉफी सर्व करेंगे, तो वो अगेन ये एक सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिया हुआ है कि बेवरेजेस मतलब वो बॉटल वाला, ठीक है, तो बॉटल, प्री पैकेज बॉटल जो होती है, अगर वो बेचा जाता है तो उसको गुड्स माना जाएगा। हालांकि जब आप गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स के लिए कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स वाली में आते हैं और सर्विसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिट होती है। मेरा सवाल, इनका सवाल यही था कि कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आंसर इज यस, मिल जाएगी।
इंदिरा एंड ब्रो एक रजिस्टर्ड डीलर है और वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट सर्विस। ध्यान देना, उत्तराखंड है। उत्तराखंड एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर आप अगर कुछ भी करेंगे, ये 10-1 10-2 वाली जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो आपको तब मिलेगी जब आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख तक का है। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 70 lakhs, अच्छी बात है, 70 lakhs in the preceding financial year. It has started providing intrastate interior designing service in the current financial year and discontinued restaurant service. This is superb. This is the superb question. Superb question. तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये रेस्टोरेंट की सर्विस कर रहा है और उत्तराखंड में कर रहा है तो रेस्टोरेंट की सर्विस देने पे व्यक्ति को मिलती है 10-1 10-2 वाली सर्विस। आप लोग यहाँ पे देखिए, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाली सर्विस अगर आप दोगे तो आपको जो कॉम्पोजिशन स्कीम मिलती है वो 10-1 एंड 10-2 वाली मिलती है। इसमें अगर आपका नॉर्मल स्टेट में है तो आपके ऊपर 1.5 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है, और अगर आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ब्रांच कोई भी एक भी है तो आपके ऊपर जो लिमिट लग जाती है वो 75 लाख की होती है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट टर्नओवर, और वो भी कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, अगर आपको चाहिए रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाली सर्विस। बट ऑन दी अदर हैंड आपको एनी अदर सर्विस चाहिए तो एनी अदर सर्विस के लिए आपको जो कॉम्पोजिशन स्कीम मिलती है वो कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली है। उसकी बातें लिखी हुई है सेक्शन 10(2)(a) के अंदर, और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई होती है वो होती है 50 लाख रुपीस की। ओके, 50 लाख। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इस व्यक्ति को अगर रेस्टोरेंट की सर्विस देनी थी मुझको, और क्योंकि ये उत्तराखंड में लोकेटेड है तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बन जाती 75 लाख की। बट ये तो रेस्टोरेंट वाली सर्विस में बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट वाला काम नहीं, मैंने अपना बिजनेस स्विच कर दिया है और अब मैं आया हूं अदर सर्विस, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग वाली सर्विस। तो वो भी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 70 लाख है, हालांकि इसके लिए जो लिमिट अप्लाई होती है वो लिमिट है 50 लाख। तो देयरफॉर इस व्यक्ति को कॉम्पोजिशन स्कीम बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग, कलर चेंज कर लेता हूँ, इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा-स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और इसने रेस्टोरेंट बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूड द रेंडरिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। तो भाई साहब इसके लिए 50 लाख की लिमिट लगती है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 70 लाख है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली 10(2)(a) वाली नहीं मिलेगी। मेसर्स हिम नरेश जो कि रजिस्टर्ड है, एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड कर रहे हैं इंट्रा स्टेट आर्किटेक्ट सर्विस। तो देखो इंट्रा स्टेट आर्किटेक्ट सर्विस, अगेन ये सर्विसेज है और उत्तराखंड में। तो देखो अगेन यहाँ पे मुझे उत्तराखंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप मुझसे बात करोगे 10(2)(a) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम तो उसमें आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख। अब अगर आपका कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है तो भी मेरा आंसर 50 लाख होगा, और अगर नॉर्मल में है तो भी मेरा आंसर 50 लाख होगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली मतलब 10(2)(a) वाली चाहिए तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 लाख एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको 40 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर हुआ था इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए 10(2)(a) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? आंसर इज यस। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ। देवलोक वाले को मिल गया था, नारायण वाले को भी मिल गया था, क्योंकि 1.5 करोड़ जयपुर के लिए है और इनका उससे कम है तो मिल जाता है। ये थर्ड वाला इंदिरा एंड ब्रो को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना 10(1) 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स एंड 10(2)(a) सर्विसेज वाली भी नहीं मिलेगी। लास्ट वाले हिम नरेश को मिल जाएगा क्योंकि हिम नरेश का उत्तराखंड या कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता है, बट सर्विसेज देने के लिए 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, और क्योंकि इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सिर्फ 40 लाख है। ओके, तो 2 में यस, थर्ड में नो एंड फोर्थ में यस। ओके, ये आपके सामने आंसर, आप स्क्रीन पॉज करके रीड कर सकते हैं। ओके, तो देवलोक कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, thus नारायण इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। ये ए और बी हो गया।
इंदिरा एंड ब्रो को नहीं मिलने वाला था। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन करंट इंदिरा ब्रो कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एट ऑल, और क्लियरली लिख दिया भाई साहब, नीदर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स नॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। और लास्ट में हिम नरेश को भी मिल जाएगा, हिम नरेश इज एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, इसको मिलेगी 10(2)A वाली कंपोजिशन स्कीम। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर था ये 31, और एक क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन 21। हाँ जी, अगेन ये कुछ इंडिविजुअल केसेस है, इनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। केतु इज मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम, खत्म, गेम ओवर। नोटिफाइड गुड्स की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आइसक्रीम एंड पान मसाला, खत्म, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ना गुड्स वाली 10(1) 10(2) एंड ना ही सर्विसेज वाली 10(2)A वाली, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब महाराष्ट्र में हो, कहीं पे भी हो, इस टर्नओवर डिड नॉट, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बोल रहे, टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही वांट्स टू रजिस्टर फॉर कंपोजिशन स्कीम, नहीं मिलेगा। Jadoo of Gujarat opts for composition scheme during the financial year 17-18, but on 10th of February 2018, his turnover crosses 1.5 crores. Can he continue under composition scheme? नहीं, क्या बेहुदा सवाल है। अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला जाता है तो फिर ऐसे केस में आपको कंपोजिशन स्कीम में रहने को नहीं मिलेगा, आपको बाहर, आप इनएलिजिबल हो जाओगे। एक्स लिमिटेड के पास में 2 ब्रांच है, के एन एल दिल्ली में, और दोनों का है पैन सेम पैन है। ब्रांच के ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल स्कीम, ये वाला ब्रांच ये नॉर्मल में है। एक्स वांट्स टू कंटिन्यू कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ ब्रांच एल। यार यही बातें बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, देखो मई 2019 का 5वां का क्वेश्चन है। अगेन, क्या आपको कंपोजिशन स्कीम अलग अलग तरीके से मिलती है? आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यूनिफॉर्मली हर ब्रांच के लिए डिसीजन लेना होगा। एक पैन पे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सबको कंपोजिशन स्कीम में आना ही पड़ेगा। चलो, केतु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ही कैन नॉट कंटिन्यू फॉर कंपोजिशन स्कीम, 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो नहीं मिलेगा। एंड लास्टली, एक्स लिमिटेड कैन नॉट कंटिन्यू विद कंपोजिशन स्कीम फॉर ब्रांच एल। तो तीनों में क्रॉस आंसर नेगेटिव में ही था। अब एक बात समझो, मेरे को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने हैं। एक है क्वेश्चन 18 और दूसरा है क्वेश्चन 29। 18 और 29 बहुत 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 मजेदार क्वेश्चन है, आप हर किसी को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये ये एनालिसिस है, ये वर्सेस वाला क्वेश्चन होता है, ओल्ड रिजिम वर्सेस, सॉरी ओल्ड रिजिम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिशन स्कीम में आओगे तो एक कंपोजिशन स्कीम का या फिर रेगुलर नॉर्मल स्कीम में रहोगे, तो वैसा वाला, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम में रहना और नहीं रहने में क्या डिफरेंशिएशन वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये डिफिकल्ट बनता है क्वेश्चन। एक्स एक है जो कि ट्रेडर है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, एंड ही इज पेइंग टैक्स अंडर द नॉर्मल स्कीम, also eligible for composition scheme. Submit the following details in the financial year 23-24. You are required to determine which scheme will be more beneficial to him and whether Mr. X should opt for composition scheme. तो composition में रहना बेटर रहेगा या नॉर्मल में रहना बेटर रहेगा, ये वर्सेस वाला क्वेश्चन है। Estimated data for the coming financial year 23-24 is as follows. अब इनवर्ड सप्लाईज है ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान देना, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेजेस है, और क्लियरली बोला हुआ है कि ये जो भी अमाउंट है 70 लाख का, इसके अंदर जीएसटी नहीं है। 70 लाख जो भी डेटा है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर लगाना है इसके ऊपर जीएसटी तो नॉर्मल रेट्स में, नॉर्मल केस में 12% लगेगा, कॉम्पोजिशन की तो बात ही छोड़। आउटवर्ड सप्लाईज अनरजिस्टर्ड लोगों को किया, सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये देखो डेटा इधर, जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और उसके अंदर जीएसटी कितना घुसा हुआ है, 12%। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट निकालने जाता हूं तो मुझे निकालना होगा 90 लैक्स। अब चूंकि 90 लैक्स को जो अमाउंट है ये मेरा 112 है, इसमें 12 का जीएसटी और बेस अमाउंट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपया का बेस अमाउंट प्लस उसके ऊपर जीएसटी 12% से 12 रुपया बन जाता है टोटल 112। अब क्योंकि 90 लाख इंक्लूसिव है तो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा एक्सक्लूसिव वाला अमाउंट ये कितना है। तो मुझे 100 पे पहुंचना है, मैं लूंगा 90 लैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 112%, ठीक है, ऐसा कर दोगे आपको आंसर आ जाएगा 90 लैक्स डिवाइड बाय 112%।
80,35,714 ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला अमाउंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ 80,35,714 दिस इज एक्सक्लूसिव, जीएसटी हटा करके जो अमाउंट बनेगा। इनहेरेंट एक्सपेंस 4,50,000 बोथ स्कीम्स में है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है तो नॉर्मल में 2 लाख रुपए लगेगा और कॉम्पोजिशन में 75 लाख लगेगा। रिटर्न फाइलिंग का एक्सपेंस नॉर्मल में 48,000 और कॉम्पोजिशन में 12,000। ओके, अब मेरा पैटर्न आप देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। पहली बात, सेल प्रोसीड्स, अगर आप माल बेचते हैं तो बेचने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो देखो जो नॉर्मल में है ना उसको जीएसटी हटा के नेट नेट करके, मैं बिना टैक्स का अमाउंट बता रहा हूं क्योंकि मेरे को टैक्स के लिए एक सेपरेट कैलकुलेशन मैंने करी हुई है। ये है मेरा टैक्स कॉस्ट का नेट इफेक्ट, ठीक है, ये बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा जितना भी डेटा उसमें टैक्स हटा दिया मैंने। तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स का अमाउंट जब सेल्स करेगा तो पैसा आएगा 80,35,714। 90 लैक्स अगर आता है तो 90 लैक्स इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसको अपनी जेब में कितना पैसा मिलेगा, अपनी जेब में इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलेगा 80,35,714, क्योंकि बाकी पैसा तो जीएसटी का ही रहने वाला है नॉर्मल में। बट कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आपको पूरा पूरा 90 लाख अपनी जेब में रखने को ही मिल जाएगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप पूरा 90 लाख अपने जेब में रखोगे, लेकिन नॉर्मल वाली स्कीम में आप 90 लाख लोगे लेकिन उस 90 लाख के अंदर कुछ जीएसटी का अमाउंट है, वो जीएसटी का अमाउंट दे दोगे तो आपके पास में बचेगा 80,35,714। ये पहला डेटा था। दूसरा, अब मैंने ये सारी चीजों को 4.5 लाख कॉमन है अंडर बोथ, तो 4.5 लाख का कॉस्ट इधर भी आ गया इधर भी आ गया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का कॉस्ट नॉर्मल में 2 लाख है और कॉम्पोजिशन में 75,000 है, तो नॉर्मल में 2 लाख और 75,000 इधर। रिटर्न फाइलिंग का कॉस्ट नॉर्मल में 48 एंड कॉम्पोजिशन में 12, तो यहाँ पे लिखा 48 और यहाँ पे लिखा 12। अब मैंने इनवर्ड परचेज भी तो किया है, वो भी तो मेरे कॉस्ट है, और परचेज मेरे को लेना है एक्सक्लूसिव। तो देखो कॉमन प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करनी चाहिए। मेरा जो सेल्स का डेटा है ये भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो मेरा परचेज का जो डेटा है ये भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो मेरे को यहाँ पे देखो येलो कलर पे लिखते हैं, ये मेरा सेल्स का डेटा है और ये मेरा परचेज का है। तो मैंने परचेज में भी 70 लाख लिखा है, सेल्स भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, परचेज भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। परचेज का तो डेटा 70 लाख का दिया ही था तैयार होके, तो वो मैंने दोनों जगह लिख दिया। अब इससे आपको पता चलेगा, पहली बात ये इनकमिंग है, इतना रेवेन्यू आपके पास में आ रहा है, और ये आउट गोइंग है। ओके, तो आया और गया इतना, तब जाकर के आपको नेट पता चलेगा। अब जाने में टैक्स का पैसा भी जेब से जाता है, क्योंकि जब बिजनेस कर रहे हो आप तो आपको सरकार को टैक्स भी पे करना होगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला है कि टैक्स कितना पे करना है, उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे आ जाइए आप, वर्किंग नोट नंबर 2। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों से जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है। देखो नॉर्मल वाले में मैंने अभी आपको बताया कि 90 लाख रुपीस का रेवेन्यू है। अब उसमें से आपको ये पता चला कि ये 112 है, तो इसमें जीएसटी का अमाउंट कितना कलेक्ट किया था, वो 12 था, और 100 वाला जो वैल्यू था वो वैल्यू ऑफ सप्लाई था। तो मैंने आपको ये फाइंड आउट करके बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, लेकिन अब मुझे जीएसटी का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 90 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाय 112, ऐसे करके मेरे को पता चलेगा जीएसटी वाला अमाउंट। तो जो व्यक्ति बिजनेस में है उसने जीएसटी लोगों से कलेक्ट कितना किया, टैक्स कलेक्टेड इज 9,64,286। ये गणित करने से आपको ये आंसर आ जाएगा, ये वाला गणित कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज, पे भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जब परचेज किया था, तो देखो परचेज किया था तो मैंने परचेज के टाइम पे 70 लाख पे 12% पे किया है, वो नॉर्मल में भी पे किया है, कॉम्पोजिशन में भी पे किया है। लेकिन कलेक्शन, यू आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर्स। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, बट आप नॉर्मल में हो तो आपने नॉर्मल में 9,64 का जीएसटी कलेक्ट किया होगा। पे तो करना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्मल में हो या कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। जब भी सामने वाले से कुछ भी गुड्स खरीदते हो तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, 70 लाख का 12%। तो ये आपने दोनों जगह सेम अमाउंट पे कर दिया। दूसरी बात, जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे तो आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा आफ्टर आईटीसी, तो ये भी आप नेट ऑफ करके पे कर दोगे।
तो 9,64,000 आपने लोगों से जीएसटी कलेक्ट किया था, 964,286, उसमें से 8,40,000 आपको टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी मिल जाता है और बैलेंस आपको 124 कैश लेजर से पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपने इनवर्ड के टाइम पे परचेज किया और ये आपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे परचेज किया। वर्डिंग्स पे ध्यान दो, टेक्निकली ये कब पे किया है? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स। ये वाला कब पे किया है? एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग पे आपने कैश लेजर से इतना इतना पे कर दिया है। ओके, कॉम्पोजिशन वाले को 90 लाख का 1% पे करना है, क्योंकि ये ट्रेडर है, इतना पे करेगा। 90 लाख का 1% मतलब 90,000 पे करेगा। इन शॉर्ट, इसका जो पेमेंट का अमाउंट है वो 8,40,000 प्लस 90,000 मतलब 9,30,000 इसने पे किया हुआ है। लेकिन नॉर्मल वाला कुछ भी नहीं पे करता है, जितना कलेक्ट करता है उतना उसने इनवर्ड के टाइम पे कर दिया और उतना उसने रिटर्न फाइलिंग के इसमें पे कर दिया, तो इसका टैक्स कॉस्ट एक तरीके से नील हो जाता है और ये वाली कैलकुलेशन आपकी इधर बनती है। अब आप येलो वाले में से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको आंसर बन जाएगा। ये पूरा कॉस्ट है। ओके, और ये ऊपर मैंने येलो वाले 2 अमाउंट्स रखे। तो जब आप येलो में से ये पिंक माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन आपका 337,714 बनेगा नॉर्मल में और कॉम्पोजिशन में 533 बनेगा। बेटर इज आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाए क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, तो 533 का प्रॉफिट है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन 18 है इसके बेसिस पे सिमिलर लाइंस पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29। ये सी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। मॉड्यूल में आपको जाकर के देखने को मिलेगा। मॉड्यूल का सम सॉल्विंग का जो पैटर्न है वो अलग है, मेरा जो सम सॉल्विंग का पैटर्न है वो अलग है। इन केस ऑफ एनी डाउट देयर इज यू कैन सी दिस नंबर ओवर हियर, यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, ऑल दीज नोट्स आर ड्राफ्टेड, ऑल दीज क्वेश्चन आंसर आर ड्राफ्टेड बाय मी। मैंने यहाँ से लेकर के डाला हुआ है। मॉड्यूल का जो सॉल्विंग का पैटर्न है मैंने उससे थोड़ा सा अलग रख के पैटर्न किया हुआ है। पहली बात, आपने टैक्स को बिल्कुल हटा देना है और विदाउट टैक्स आपने बात करनी है। तो देखो मेरा परचेज का डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी विदाउट टैक्स है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मेरा सेल्स का जो डेटा है ना वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है 18%। तो ध्यान देना, मुझे जीएसटी हटा करके अगर अमाउंट चाहिए तो 100 रुपए का बेस वैल्यू, इसके ऊपर 18 का जीएसटी, तो यहाँ पे आपको आंसर बनेगा ये 118। और जो क्वेश्चन में आपको ये वाला डेटा दिया है ये 90, ये एक्चुअली इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब ये वाला अमाउंट है 90 लैक्स। अब आप एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी फाइंड आउट करो और इसी के बेसिस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऑरेंज वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये भी फाइंड आउट कर लो। मैं फिलहाल के लिए निकाल करके आंसर लिख देता हूं। 762,719, ये मेरा अमाउंट आता है 762,719, 76,27,011 और जीएसटी का अमाउंट 137,281, 13,72,880। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डेटा बन जाता है। अब उसके अलावा कुछ नहीं आपको टेंशन अभी फिलहाल लेने की जरूरत है। कॉम्पोजिशन वाले को 1% ऑफ द टर्नओवर टैक्स पे करना है, नॉर्मल वाले को 18%। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 20,000 रुपीज है रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉज। इफ बालाजी ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में जाएगा तो बुक्स मेंटेन करने के लिए 20,000 लगेगा। बट अगर ये नॉर्मल में रहेगा, इन नॉर्मल में रहेगा तो इसका 80,000 का बुक्स मेंटेन करने का खर्चा है और उसके अलावा 5 लाख रुपया कॉमन है, वो नॉर्मली बिजनेस में लगता है। अब आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए। पहली बात, सेल प्रोसीड्स अभी हमने निकाला ये वाला आंसर। ओके, 762,119 ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है प्लस उसके ऊपर जीएसटी है।
और ये टोटल है। अभी मैंने आपको बोला मुझे वो वाला अमाउंट चाहिए जो कि जीएसटी को हटा देने के बाद में है, तो 90 लाख के अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, वो हटा दो, बनेगा 76,27,119। तो सेल्स जब करता हूं तो मैं कितना कलेक्ट कर पाता हूं नेट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 76,27,119। हालांकि जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम में वो पूरा 90 लाख तो उसके हाथ में ही आ जाता है, क्योंकि उस केस में वो लोगों से टैक्स नहीं कलेक्ट करता है, 90 लाख ले लेता है। तो ये जो आपको आंसर, ये जो बना आपका डेटा, ये रेवेन्यू है, इतना पैसा आपके पास में आया है। नॉर्मल में 76,27,119 और कॉम्पोजिशन में 90 लाख। अब आपका कॉस्ट कितना लगता है, तो देखो अगर आप कॉस्ट की बात करो तो इनवर्ड मतलब परचेज के टाइम पे, ये तो परचेज का डेटा तैयार दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 70 लाख रुपए का परचेज प्राइस है। तो ये रहा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 70 लाख का परचेज प्राइस है। नॉर्मल केस में बिजनेस एक्सपेंस हर जगह पे 5 लाख लगता है, तो 5 लाख इधर भी, 5 लाख इधर भी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का खर्चा नॉर्मल में 80,000 है, कॉम्पोजिशन में 20,000 है। टैक्स कॉस्ट नेट इफेक्ट नील आएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो, और कॉम्पोजिशन में 13,50,000 आएगा। ये वर्किंग नोट के बेसिस पे है, वर्किंग नोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि जब जो व्यक्ति नॉर्मल में होता है तो वो जीएसटी, सॉरी, गुड्स परचेज करने के टाइम पे एट द टाइम ऑफ इनवर्ड वो कुछ टैक्स पे करता है। वो टैक्स पे जो भी करता है, आपको वो 70 लाख रुपीज जो इनवर्ड है उसके ऊपर 18% लगा देने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक स्टेज है। दूसरा स्टेज कब है, जब रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के टाइम पे कैश लेजर से आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, वो नेट पैसा होता है। तो आपकी जो भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें से आईटीसी एडजस्ट करेंगे और नेट पे करेंगे। तो मैंने और कुछ नहीं किया, यही किया। अभी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आप ऊपर देख सकते हैं, सेल्स करने के टाइम पे आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, जब आप सेल्स करते हो तो आपने जीएसटी लोगों से कलेक्ट किया हुआ है 13,72,881, ये ले लो 13,72,881 माइनस आपने जो परचेज के टाइम पे इनवर्ड में जो पे किया था उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो इनवर्ड में जो पे किया वो ये रहा, 70 लाख का 18%। नहीं है, परचेज के टाइम पे, यस, परचेज के टाइम पे 18%, 70 लाख इंटू 18%, 12,60,000 माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो 112,881 आता है, 112,881। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको कैश लेजर से जो पे करना है वो नेट 112,881 पे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपने परचेज किया, अब कलर्स पे ध्यान दीजिएगा, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, परचेज के टाइम पे आपने 70 लाख का 18% पे किया, दैट इज 12,60,000। दूसरा, रिटर्न फाइल करते वक्त नॉर्मल में जब आप रहते हो तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न आपको बैलेंस पैसा पे करना है आफ्टर आईटीसी एडजस्टमेंट। तो देखो, आउटवर्ड पे लोगों से मैंने इतना कलेक्ट किया, उसमें से आईटीसी एडजस्ट किया, अब जो बचेगा नेट 112,881 ये मुझे पे करना है। तो ये यहाँ पे मैं पे करता हूँ। लोगों से मैंने कलेक्ट किया था ये वाला अमाउंट, उसमें से ये वाला इनवर्ड के टाइम पे कर दिया, ये वाला रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कर दिया। तो जो नॉर्मल में होता है उसके ऊपर टैक्स कॉस्ट का जो इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट, वो नहीं नील होता है। कॉम्पोजिशन वाला लोगों से जीएसटी कलेक्ट करते वक्त टाइम पे कुछ भी कलेक्ट नहीं करता। पे करने के लिए जब उसने परचेजेस किया था, तो जिस व्यक्ति से परचेज किया था वो बिल में उसने 12,60,000 भी पे कर दिया, और इसको अपना रिटर्न फाइल करते वक्त, स्टेटमेंट फाइल करते वक्त टर्नओवर का 1% पे करना होता है। तो इसका जो टर्नओवर था वो 90 लाख है, और 90 लाख का 1% अगर आप लेंगे तो 90,000 उसको पे करना पड़ेगा। मतलब 12,60,000 और 90,000, मतलब इसने 13,50,000 का टैक्स कॉस्ट पे किया हुआ है। ये देखो इधर 13,50,000 का टैक्स कॉस्ट है इसका, लो का नील है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का हाईलाइटर दे रहा हूँ, ये कॉस्ट है 75,80,000 और यहाँ पे 88,70, और ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू
देखो मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग और यहाँ नंबर से दे देता हूँ। दिस इज रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। ग्रीन वाला इज टोटल कॉस्ट। तो ये रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दो। अब आपको जो आंसर बनेगा वो प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन से पता चल रहा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप रहोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा 1,30,000 एंड देयरफॉर इन माय ओपिनियन कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना बेटर रहेगा। ओके, तो हेंस इट इज एडवाइजेबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। हल्के में मत लेना भाई, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का क्वेश्चन है पहली बात तो, और दूसरी बात ये पहले भी कई बार पहले भी एक बार पूछा गया था, मैंने भी आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन करवाया था। ओके, तो नाउ मेरे पास में कुछ डेटा खत्म हो रहा है। लास्ट में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे वो थोड़े बहुत करवा के अभी क्लोज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 24, 25 चंपक का कुछ क्वेश्चन है ये। A photographer Mr. Champak has commenced providing photography services in Delhi। तो पहली बात तो ये सर्विसेज है और कहाँ पे दिया है, दिल्ली में। और कब दे रहा है, फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। उसका टर्नओवर ऑफ द वेरियस क्वार्टर्स टिल दिसंबर इज एज फॉलोज। तो अप्रैल से लेकर के जून 2023 अब आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना है। तो जैसे ही इसका टर्नओवर 20 लाख प्लस 30 लाख, मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसका टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा 50 लैक्स। और जैसे ही टर्नओवर क्रॉस होगा सितंबर में 50 लाख टच हो जाएगा, 20 प्लस 30। ध्यान देना एग्रीगेट टर्नओवर आप 1 अप्रैल से काउंट करते हो, और 1 अप्रैल से लेकर के आप 30 सितंबर तक देखेंगे तो 50 लैक्स हो गया। अब उसके बाद में जो भी टर्नओवर है ये वाला हाईलाइट कर रहा हूं, ये नॉर्मल में ही आपको टैक्स पे करना होगा। ओके, सो इन द गिवन केस में आपको यहाँ पे टाइमलाइन से बता देता हूं। दिस इज 0 और ये बात है अप्रैल। अप्रैल के बाद में 3 महीने बीते, बाय जून एंड टर्नओवर पहुंचा 20 पे। तो ये जून आ गया और जून तक आपकी कहानी पहुंची 20 पे। अब उसके बाद में जुलाई से सितंबर के बीच में 30 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। तो जुलाई से सितंबर में 20 प्लस 30 लैक्स ये बन जाता है 50 लैक्स। ओके, सो वाइल यू आर इन दिस रीजन, यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना होगा। चंपक ने कमेंट्स किया है सर्विसेज दिल्ली हिज टर्नओवर ऑफ ये वो। इन केस चंपक हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 22-23 का नील है। कॉन्सिक्वेंटली करंट फाइनेंशियल ईयर में ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो ये लायबल टू रजिस्टर क्वेश्चन कब होगा, जाहिर सी बात है लायबल टू रजिस्टर तब होगा जब इसका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगा, meaning his aggregate turnover exceeds 20 lakhs. While registering under GST, he opts for composition scheme. Determine his tax payable on outward supplies. तो देखो आउटवर्ड सप्लाई उसका जो इस रीजन में हुआ है, मतलब 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक। तो पहली बात तो ये रजिस्ट्रेशन में आया इस डेट पे, और रजिस्ट्रेशन में आने के बाद में आपका टर्नओवर इन स्टेट काउंट होता है, और ये वाले अमाउंट के ऊपर अब आपको पहली बात, क्योंकि इस रीजन में ये लोग ने क्लियरली बोला कि ये आने के साथ में आ गया था, इसने रजिस्ट्रेशन आर मतलब रजिस्ट्रेशन इधर लिए और आते ही इसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली। अब जैसे ही ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आएगा, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली है, इट विल बी वैलिड ओनली टिल द टर्नओवर टचेस 50 लैक्स। तो जैसे ही इसका टर्नओवर 50 लैक्स को क्रॉस करेगा, इसकी कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ पे एंड हो जाएगी और यहां से ये व्यक्ति आ जाएगा नॉर्मल में। ओके, तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम में कब तक है, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है इस पीरियड के दौरान। ये देखो ग्रीन कलर हाइलाइटर दे रहा हूं, इस पीरियड के दौरान वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, इस पीरियड के दौरान वो अनरजिस्टर्ड है। बीस लाख आया तब उसने रजिस्ट्रेशन लिया, यहां पे वो कॉम्पोजिशन में है, और इसके आगे वो आ गया नॉर्मल। नॉर्मल में रहेगा तो नॉर्मल में टैक्स पे करना होगा। अब जब आप बात करोगे दिसंबर तक की, तो अक्टूबर टू दिसंबर जब खत्म हुआ तो इसने और 20 लाख का सप्लाईज किया। तो अब यहां पे मैं और 20 लाख जोड़ देता हूं, तो अब 50 प्लस 20 जोड़ूंगा, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर टर्नओवर पहुंचा होगा 70 पे। ओके, तो जब आप नॉर्मल में होते हो, नॉर्मल से टैक्स पे करना होगा।
20 लाख पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा और 30 लाख पे कॉम्पोजिशन का टैक्स रेट लगेगा। क्योंकि ये कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज में है, अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली ली है, इनके ऊपर 6% का रेट लगता है। तो 3% CGST एंड 3% SGST, 30 लैक्स इंटू 3%, 3%, ओके। 30 लैक्स का 3% कर लो, आपको आंसर आ जाएगा 90,000, 90,000 आना चाहिए, 90,000, 90,000। तो जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम में 90,000, 90,000 पे करना होगा। नॉर्मल में आ जाएगा तो नॉर्मल रेट्स इसके ऊपर लगेंगे 20 लैक्स और इसका 18%, 3,60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेगा 1,80,000 जब ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है, ओके। और यहाँ पे करेगा 3,60,000 जब ये रेगुलर में है, ओके। 1,80,000 और 3,60,000, टोटल 5,40,000 इसको टैक्स पे करना होगा। ये रहा, ये जो भी भाषा में आपको समझा रहा था, अप्रैल से जून में टर्नओवर पहुंचा 20 लाख पे, अनरजिस्टर्ड है, स्कीम कोई भी नहीं लगेगी, टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद में टर्नओवर इसका जैसे ही जुलाई टू सितंबर तक की बात की जाए, तब ये कॉम्पोजिशन में था, ही वाज रजिस्टर्ड बट वो कॉम्पोजिशन में था, 30 लाख का 6%। और अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे और 20 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, तब ये रजिस्टर्ड तो है बट तब तक ये आ चुका था नॉर्मल में, और नॉर्मल में जब आएगा तो 20 लाख का 18% से उसको टैक्स पे करना होगा, ओके। स्क्रीन पॉज करके आप ये वाला आंसर देख सकते हो, हालांकि ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। दिस वाज क्वेश्चन 24, ओके। नाउ वी हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन, ये सिमिलर लाइंस पे आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन। चंचल स्टार्टेड ब्यूटी पार्लर ग्रूमिंग सर्विसेज, इनॉग्रेटेड केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर, सिमिलर लाइंस पे इन जनकपुरी दिल्ली में 1 अप्रैल को, मतलब पहले ही साल के पहले ही दिन बिजनेस चालू कर रही है। शी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज अंडर 10(2)(a), 10(2)(a वाला इसने काम किया है। टर्नओवर ऑफ केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th जून, 30th जून जैसे ही खत्म हुआ तो इसका टर्नओवर पहुंचा 20 लाख पे। फर्दर उसके बाद में सितंबर आते आते इसका टर्नओवर पहुंच गया 50 लाख पे। केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर का रिकॉर्डेड रैपिड ग्रोथ हुआ और टर्नओवर उसका पहुंचा 70 लाख पे। सिमिलर 100% सिमिलर क्वेश्चन है, 70 लाख पे बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2022। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ केयर एंड केयर, ठीक है। ऊपर बस वो दिसंबर तक बोला था और यहाँ पे अक्टूबर में बोला हुआ है, ओके। तो अब आप एक बात यहाँ पे टाइमलाइन से समझ लो, जब आपका टर्नओवर कुछ भी नहीं है और जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख आता है, तो द मोमेंट योर टर्नओवर टचेस 20 lakhs, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू टेक अ रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे ये जो भी केस है उसमें यही बताया हुआ है कि 20 लाख पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वालों की तब तक वैलिड होती है जब तक इनका टर्नओवर 50 लाख या उसके अंदर अंदर रहता है। उसके बाद ये कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर चले जाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे इन दिस रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस रीजन अनरजिस्टर्ड, इन दिस रीजन रजिस्टर्ड है बट कॉम्पोजिशन में, okay? और 50 के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर इसका टर्नओवर पहुंच चुका था 70 लाख पे, ओके। जैसे ही 70 लाख पे पहुंचेगा, पहली बात 50 के आगे जैसे ही जाएगा तो ये नॉर्मल में हो जाएंगे। तो क्या ये रजिस्टर्ड है? आंसर इज यस। बट क्या ये रजिस्टर्ड के साथ में नॉर्म कॉम्पो में है? नहीं, अब ये नॉर्मल में आ जाएंगे। तो अब ये जो रीजन है यहाँ पे इनका टर्नओवर है कितना, 20 और 50 के बीच में, तो ये टर्नओवर है 30 लाख जो पहला था वैसे ही। और क्योंकि ये कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज वाली है तो 3% CGST, 3% SGST। नॉर्मल में जब आ जाएंगे तो 50 से लेके 70 तक का जो डिफरेंस है वो 20 लैक्स है, और 20 लैक्स का 18% लेना है, 3,60,000 आंसर बनेगा। तो जो केस आपने देखा वही आपको सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। जो सेम ऊपर देगा सेम टू सेम एप्लीकेबल है। ये आरटीपी का क्वेश्चन है मई 2020 का, और इसी को इन्होंने अपनी स्टडी मटेरियल के अंदर भी डाल दिया, ओके। दिस वाज वन मोर क्वेश्चन दैट यू गॉट टू सी। और इसके अलावा अगर आप
तो जो है मैं स्क्रीन पॉज कर दी और ये आरटीपी का क्वेश्चन सिर्फ उसी के बेसिस पे जो आपने, ये तोलाराम वगैरह के 3 क्वेश्चन है और कहानी खत्म है। 26, 27, 28 उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। तोलाराम का जो क्वेश्चन है, ये तोलाराम पहली बात मैन्युफैक्चरर है, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसको लगता है 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, और टर्नओवर इन स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम के टाइम पे एग्जेम भी आता है, टैक्सेबल भी आता है। तो ये व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया है गुड्स वाली, इज हैविंग 1 यूनिट इन यूपी एंड द अदर यूनिट इन एमपी। टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ऑफ द 2 यूनिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विज 115। अच्छी बात है, कोई भी एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं है, यूपी एंड एमपी दोनों नॉर्मल में है। और क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख है, तो ये साल में कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है। अब अगर आ भी गया तो टर्नओवर ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यूनिट 1 का टर्नओवर है 5 लाख, यूनिट 2 का है 10 लाख। ये लोग आपको बोल रहे हैं बताओ टैक्स कितना पे करना है तोलाराम को, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। तो देखो टर्नओवर इन स्टेट कितना है, यूपी में 5 लाख है, और क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो इसको इसका 1% पे करना है, 5 लाख का 1% इज 5,000। और मध्य प्रदेश में इसका टर्नओवर 10 लाख है, 10 लाख का 1% मतलब 10,000 पे करना है। तो जब इसका पहला वाला क्वार्टर खत्म होगा, इसको 15,000 का टैक्स पे करना है, 5,000 यूपी में और 10,000 एमपी में। और जाहिर सी बात है ये 1% है, मतलब इसको आधा आधा करके सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब 2,500 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5,000 पड़ेगा। भोलाराम के बाद उसके बाद में है भोलाराम। अब भोलाराम में फ्लेवर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये बताना चाह रहा है कि भोलाराम इज अ ट्रेडर। अब ट्रेडर के टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए 1% लगता है टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। 1% लेते वक्त आपको टर्नओवर इन स्टेट के अंदर सिर्फ टैक्सेबल वाली सप्लाईज लेनी है, मतलब एग्जेम सप्लाई भी नहीं लेनी है। सिमिलर लाइंस पे बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम सप्लाई करता है। उसका एक रिटेल शोरूम है पंजाब में और दूसरा रिटेल शोरूम है राजस्थान में, दोनों ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है। सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स, टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड ऑफ द 2 शोरूम्स द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इसलिए चाहिए कि फाइंड आउट करने के लिए कॉम्पोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 15 है, लिमिट के अंदर है। टर्नओवर ऑफ शोरूम A1 A2 ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ये 35 लाख है, बट ये लोग बोल रहे हैं A1 का 15 लाख है, जिसमें 5 लाख एग्जेम्प्ट वाला, सॉरी 5 लाख इज फ्रॉम द सेल ऑफ टैक्सेबल एंड 10 लाख इज फ्रॉम द सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड। अब मैं येलो हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, आप देखना यहाँ पे A1 का 15 लाख का टर्नओवर है, लेकिन ओनली 5 लाख इज फ्रॉम सेल ऑफ टैक्सेबल। तो मेरा यही काम का है, A1 के लिए मेरा टर्नओवर 5 लाख का मुझे लेना है, क्योंकि मुझे सिर्फ टैक्सेबल वाला सप्लाईज लेना होता है। A2 का टर्नओवर वैसे तो 20 लाख है, लेकिन 10 लाख टैक्सेबल, 10 लाख एग्जेम। तो मैं A2 के लिए एक दूसरा कलर यूज करता हूं, ग्रीन कलर। A2 का टर्नओवर 20 है, लेकिन मुझे लेना है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, क्योंकि सिर्फ टैक्सेबल लेना होता है। A1 का वैसे 15 है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 लाख लेना है बिकॉज टैक्सेबल वाला। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए 5 लाख A1 का है एंड 10 लाख A2 का है। अगेन ट्रेडर है तो टैक्सेबल वाले का 1%, टैक्सेबल 5 लाख है तो इसका 1% इज 5,000 एंड A2 में टैक्सेबल का 1%, टैक्सेबल 10 लाख है तो इसका 1% मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको लास्ट में ये पद्मावती वाला क्वेश्चन है लास्ट, और अभी मैं क्लास क्लोज कर दूंगा ये आपकी क्वेश्चन आंसर की। ये सैलून स्टाइलिस्ट है, इन्होंने ऑप्ट किया है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। इनका टर्नओवर एक ब्रांच है वसंत कुंज में दिल्ली में एंड दी अदर ब्रांचेस इन गुड़गांव। तो देखो कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज की लोगे तो वहां पे कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं होता है, उनके लिए 50 लाख की लिमिट ही होती है। टर्नओवर इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 45 लाख है, 50 के अंदर तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अब उसमें भी एक ब्रांच B1 का जो है वो 5 लाख है और B2 का जो टर्नओवर है वो 10 लाख है। लेकिन जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विसेज में आते हो तो आपको 6% का रेट लगता है। तो 5 लाख का 6% मतलब 30,000 और 10 लाख का 6% मतलब 60,000, टोटल बनेगा 90,000। इतना टैक्स पे करना होगा। ये था पूरा क्वेश्चन आंसर सीरीज कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर का। ऐसा और भी एक चैप्टर बना दूंगा आज या कल के अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई का, फिर सप्लाई का, और कोशिश करके काफी सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर सीरीज बना करके डाल दूंगा, आपके एग्जाम्स के लिए काम आ ही जाएगा।
बहरहाल ऊपर स्क्रीन के टॉप पे अब आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। इन केस अगर आपको DDIDD में कोई भी डाउट्स आता है, एग्जाम तो लगा आपका हेल्प हो जाएगा, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सितंबर के बाद में, एग्जाम के बाद में भी, इफ यू वांट टू कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर दैट यू गेट टू सी, 8850609542। देन टेक केयर, सी यू सून, बाय, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं जल्दी से जल्दी।